अगर मेरा क्रिएटिनिन किसी वजह से 0.3 0.4 चला जाए तो एक्चुअली मुझे चिंता होने लगेगी कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा इतना क्रिएटिनिन कम कैसे हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये डॉक्टर्स के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये सब, है ना। देखिए ये सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो इसलिए इन डॉक्टर्स को मत सुनो, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता है समझ में, है ना। इनको जिस तरह से पढ़ाया गया है ये बस उसी तरह से सोचते हैं। मुझे जिस तरह से पढ़ाया गया मैं सिर्फ उस तरह से नहीं सोचता हूँ। मैं एक डिफरेंट एक अप्रोच भी लेकर चलता हूँ और शुरू से चला हूँ, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ की बहुत फिक्र थी शुरू से ही। मैं अपनी बॉडी पे, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखना चाहता था, करना चाहता था, और उसके वजह से कई चीज़ें मैंने सीखी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि हमें मेडिकल लिटरेचर जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। उस चीज़ को मैं एक्चुअली उसको एक्नॉलेज किया मैंने। ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग खुद के हेल्थ पे कभी काम नहीं किए उस तरह से पर्सनल लेवल पे, इसलिए इनके पास वो एक्सपर्टीज, वो स्किल नहीं आ सकता कभी भी, कितना भी डीएम और ये सब सुपर स्पेशलिटी ये सब कर लें, है ना। जो स्किल मेरे पास आया है 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मेरा खुद की बॉडी पे, जो जो मैंने खाया है पहले और अब मैंने बंद कर दिया वो चीज़ को खाना, तो मुझे पता है कि किस डाइट को, किस खाने को लेने से और नहीं लेने से क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बहुत कुछ मुझे सिखाया है। ये वो सारा एक्सपीरियंस इन डॉक्टर्स के पास कभी नहीं आ सकता है, कितनी भी पढ़ाई कर लें वो, ठीक है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना होगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके क्रिएटिनिन को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये इतना ही पॉसिबल होता तो किसी भी पेशेंट को आप डायलिसिस वाले फेज में जाने से रोक पाते, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए किसी भी पेशेंट को आप लोग, आपके जैसे डॉक्टर्स, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। सारे पेशेंट आप लोगों के डायलिसिस के लिए जाते हैं। लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस को अप्लाई करना है, राइट। कंट्रोल करने की अच्छी दवा है। रिवर्स नहीं हो रहा है कुछ भी, ना ब्लड प्रेशर हो रहा है हमारा और ना ही डायबिटीज़ हो रहा है। कंट्रोल का मीनिंग बहुत होता है, जैसे मैंने बताया। 180 ब्लड प्रेशर रहता था, मेरा 160 रहता है, ये भी एक कंट्रोल है। ये गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल है अपनी बॉडी में जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हम इंप्रूव करके नॉर्मलाइज करें। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखें, ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखें। ये हमारा गोल है। हमारा गोल कंट्रोल नहीं है। आप लोगों ने गलत टारगेट रखा है अपने पेशेंट के सामने, मिसलीड कर रहे हैं आप लोग। मैल प्रैक्टिस, मेडिकल मैल प्रैक्टिस। हेलो गाइस, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से मैं एक क्रिटिक वीडियो लाया हूँ, और आज के दिन मैं क्रिटिक करने जा रहा हूँ डॉक्टर संजीव गुलाटी, राइट। और इनका जो कहना है किडनीज के बारे में, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, यूरिया क्रिएटिनिन के बारे में, उस पर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे गलत है ये। और काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर लग रहे हैं मुझे। सभी होते हैं आज की डेट में, तो सभी रिनाउंड डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डीएम हैं। लोगों को लगता है इनके पास क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली कॉम्पिटेंट होंगे, बट ऐसा होता नहीं है, जैसा कि आप सभी मेरे वीडियोस को देखकर समझ पाते हो। तो चलिए देखते हैं आज इनका क्या कहना है, कैसे यूरिया को, क्रिएटिनिन को कम करते हैं, और कई जगह गलत हैं, राइट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और जितने वीडियोस है बिंज वॉच करो, और सभी लोगों से शेयर करो मेरे वीडियोस को। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको टिपिकल मेडिकल डॉक्टर्स नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जो पढ़ाया नहीं जाता हम किसी भी डॉक्टर्स को, राइट। उसके लिए मेरे चैनल को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप अपने मेडिकल कंडीशन को रिवर्स कर सकें। इन डॉक्टर्स को आप सुनोगे तो कभी भी आपकी मेडिकल कंडीशन रिवर्स नहीं होगी। ये तो डेफिनेट सी बात है कि कभी कुछ नहीं होने जा रहा है आपका। आपको डायलिसिस लगेगा और आईसीयू में रेगुलर एडमिशन होता रहेगा अगर ऐसे डॉक्टर्स को आप सुनोगे। तो इसलिए मुझे सुनो और अपने डॉक्टर से मेरी वीडियोस को शेयर करो, ठीक है, राइट। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर दिल्ली। आज हम बहुत अहम मुद्दे पे बात करेंगे। मैं किडनी की बीमारी का इलाज पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, और एक नंबर वन क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट मेरे पास जब आता है वो पूछता है, और बहुत ही सही सवाल है, कि डॉक्टर साहब मैं अपने क्रिएटिनिन को कम कैसे करूँ। तो आज हम जिक्र करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप आपका क्रिएटिनिन कम हो। इससे पहले मैं सब आप लोगों को जानकारी। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर पेशेंट आपसे ये पूछता है कि सर क्रिएटिनिन को कैसे कम करें, तो ये सवाल ही बहुत ज़्यादा ये सही नहीं है सवाल, क्योंकि क्रिएटिनिन को कम करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करना। अगर आप किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करोगे देन डेफिनेटली आपका हो सकता है क्रिएटिनिन रिड्यूस हो जाए। बट डायरेक्टली सिर्फ आप ये सोचोगे कि क्रिएटिनिन कम करना है, तो क्रिएटिनिन कम करने के लिए आप
बहुत कुछ कर सकते हो, अपने मसल मास को लूज़ कर दो पूरी तरह से, प्रोटीन खाना बंद कर दो, एक्सरसाइज वगैरह अगर कर रहे हो तो वो भी बंद कर दो, मसल मास आपका चला जाएगा। और मसल मास जब जाएगा देन डेफिनेटली आपका जो क्रिएटिन का स्टोर्स है मसल्स में वो चला जाएगा। और जब क्रिएटिन का स्टोर्स ही नहीं होगा बॉडी में, जो सबसे ज़्यादा आपके मसल्स में होता है, तो आपका ब्लड में क्रिएटिनिन जो है, जो आपका क्रिएटिन के ब्रेकडाउन से आता है, वो अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि बहुत एडवांस स्टेज अगर कोई किडनी डिजीज़ का पेशेंट होता है और जिनके पास मसल मास नहीं होता, बहुत लीन एंड थिन होते हैं और कैकेक्टिक होते हैं, वैसे लोगों का क्रिएटिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, बहुत लोअर साइड में रहता है, इवन लोअर लिमिट की तरफ होता है, 0.3 0.4 के अराउंड होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है वो बहुत हेल्दी हो गए। तो क्रिएटिनिन का कम होना किसी तरह का कोई हेल्दी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, आप बहुत अच्छे हेल्थ को वो नहीं बता रहा होता। इसलिए क्रिएटिनिन अगर आपका बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका किसी रेंज में है, जैसे जहाँ पे आपका 3-4 नॉर्मली नहीं रहता है, तो हम कह सकते हैं कि आपका किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका क्रिएटिनिन 1.1 1.2 के अराउंड भी रहता है, जैसे मेरा 1.1 1.2 के अराउंड रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी किडनी डैमेज हो रही है या फिर मेरा किडनी फेल हो रहा है, आने वाले समय में मुझे डायलिसिस लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। जब भी आपके पास स्केलेटल मसल मास ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका ब्लड में क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास क्रिएटिन का स्टोर ज़्यादा है, क्योंकि उसी क्रिएटिन से वो क्रिएटिनिन आ रहा है, राइट। तो इसलिए क्रिएटिनिन को कम करना हमारा एम नहीं होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करना। नॉर्मल पेशेंट में अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है अपने बेसलाइन से, देन डेफिनेटली आपका किडनी अफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर किसी का बेसलाइन ही क्रिएटिनिन 1.2 1.1 के अराउंड रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी किडनी खराब हो रही है और क्रिएटिनिन को हमें कम करना है। अब मेरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे अब क्रिएटिनिन कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा क्रिएटिनिन 1.1 1.2 रहता है। अब इसके लिए मैं अगर प्रोटीन कम खाना कर दूं, अपने मसल मास को लूज़ कर दूं, देन डेफिनेटली मेरा भी क्रिएटिनिन 0.6 0.7 के रेंज में चला जाएगा, जो नॉर्मल एक एडल्ट मेल्स का होता है 0.8 0.7 इस तरह से। इसलिए क्रिएटिनिन को कम मत करो, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करो। अगर तुम्हारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्योंकि बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन किडनी फंक्शन को बताता है, एक काइंड ऑफ वन ऑफ द साइंस है किडनी फंक्शन का, पुअर किडनी फंक्शंस का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिएटिनिन आपका अगर नॉर्मल एडल्ट मेल से ज़्यादा है, जैसे 1.1 के अराउंड मैंने बताया, तो इसका मतलब है आपका किडनी खराब है। ऐसा नहीं होता है, आपको बॉडी को देखना पड़ेगा, आपकी बॉडी कैसी है और एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट की बॉडी कैसी है, ठीक है। उसको देखते हुए आपको एसेस करना है कि आपके लिए क्रिएटिनिन क्या नॉर्मल होना चाहिए। अगर मेरा क्रिएटिनिन किसी वजह से 0.3 0.4 चला जाए, तो एक्चुअली मुझे चिंता होने लगेगी कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा इतना क्रिएटिनिन कम कैसे हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये डॉक्टर्स के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये सब, है ना। देखिए ये सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है कुछ भी। अब ये इस पे बस बात करेंगे क्रिएटिनिन को कैसे कम करें। क्रिएटिनिन को कम ही नहीं करना है ना, आपको अच्छी डाइट लेनी है। और अच्छी डाइट क्या होती है वो हमें हमेशा बता चुका हूँ और आज भी आपको बता दूंगा फिर से। और वो डाइट पे आपको अपने किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करना है। आप अगर उस डाइट पे किडनी फंक्शन इम्प्रूव करोगे, और अगर आपके किडनी खराब होने की वजह से आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है, देन डेफिनेटली डाइट को सही करने से आपका क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन को कम करना हमारा कोई गोल नहीं है, ऐसा कोई गोल होना ही नहीं चाहिए, राइट। जानकारी देना चाहूँगा कि क्रिएटिनिन क्या चीज़ होती है, यूरिया क्रिएटिनिन आखिर है क्या। तो हम जो खाना खाते हैं, खाने में आपको हम ले जाएंगे आपके बायोलॉजी डेज में। मुख्य 4 पदार्थ होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोटीन, नंबर 2 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 पे फैट और नंबर 4 पे विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। तो जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन बॉडी में जाता है, वो लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उससे यूरिया और क्रिएटिनिन बनते हैं। ये ब्लड द्वारा किडनी की तरफ जाते हैं और किडनी में फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे चाय की छलनी है वैसे फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो उसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी उसमें जो छेद हैं उसके दौरान उसमें से यूरिया क्रिएटिनिन बाहर निकलता है, साथ साथ पानी भी बाहर निकलता है। लेकिन उसमें जो ब्लड में वाइटामिन्स हैं और इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं और जो मिनरल्स हैं
वो सब छलनी हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो इस दौरान यूरिया क्रिएटिनिन को निकालने का अहम काम किडनी करती है। तो जाहिर है कि जब किडनी डैमेज हो रही है तो यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन को कम करें, यानी अपनी किडनी को डैमेज से बचाए रखें, और अगर डैमेज हो गई है तो उसको डैमेज को कम करें। इस यूरिया क्रिएटिनिन अगर आपका बढ़ रहा है बेस लाइन से, तो आपको ये भी देखना है कि किडनी डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ रहा है कि नहीं। कई बार यूरिया क्रिएटिनिन आपका बेस लाइन से ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट लिया है तो आपका यूरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, क्रिएटिनिन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा हाई प्रोटीन डाइट पे इमीडिएटली, बट यूरिया में इंक्रीमेंट आएगा, यूरिया आपका बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन में भी कई बार आपका यूरिया बढ़ा हुआ आता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा किस वजह से आपका यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ लोगे, जैसे ये मेडिकल डॉक्टर्स जितने भी हैं, कन्वेंशनल जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, इनडॉक्ट्रिनेटेड जितने डॉक्टर्स हैं, आप इनको अगर सुनोगे तो वो आपके पास वो विजन नहीं आएगा। आपको वो पता नहीं चलेगा कि किस बैकग्राउंड में यूरिया बढ़ता है, किस बैकग्राउंड में आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। आपका जब भी क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि किडनी डैमेज हो रहा है हमारा। ऐसा नहीं होता है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए भी के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और वो एक्सक्लूसिव मेंबर वीडियो होगा। जैसा कि मैं अपने मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, और उसमें बहुत सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग जान पाते हैं। जितने भी मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में जान पाते हैं, जो आपके डॉक्टर्स भी नहीं जानते, है ना। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो उसमें मैं बताऊंगा रीनल फंक्शन टेस्ट का प्रॉपर एक डाइसेक्ट करूंगा उसको, कि कब कौन से पैरामीटर्स कब बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कब घटते हैं। तो उसको भी मैं एक अपने मेंबर्स के लिए, एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए, इसलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी मेरे चैनल पे आओ तो डेफिनेटली मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करो। 159 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना है, और बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। और जब भी मैं लाइव आता हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आंसर्स उन्हीं को करता हूँ जो मेरे चैनल पे मेंबर होते हैं या फिर सुपर चैट के थ्रू मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। वरना जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा उसको, क्योंकि आप जब किसी तरह से मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपको भी कोऑपरेट कर पाऊंगा, राइट। तो इसलिए यूरिया क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है तो आपको सेटिंग आपको देखनी पड़ेगी किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ रहा है। हमेशा यूरिया का क्रिएटिनिन का बढ़ना ये नहीं बताता कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है, राइट। इसके लिए हमें देखना होगा कि किडनी डैमेज हुई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। तो जो 3 मुख्य कारण हैं किडनी डैमेज के, उसके बारे में जिक्र करना होगा। नंबर 1 पे है, भारत में डायबिटीज आ गई। ये 2002 में संजय गांधी पीजीआई में जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये पब्लिश किया कि भारत ये जो में भी जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी है वो नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ बन गई है। उस समय लोगों ने माना नहीं था, क्योंकि ये सोचते थे कि जो डायबिटीज़ है अमीर लोगों की, अमीर देशों की बीमारी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारी है। लेकिन बाद में कई स्टडीज़ आई पीजीआई चंडीगढ़ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, साउथ से भी, जिनमें हमारी बात को ये माना गया, और ये पब्लिश हुई हुई है स्टडी हमारी, कि डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है किडनी डिजीज़ का। तो अगर आपने अपने क्रिएटिनिन को कम करना है तो सबसे पहले, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर शुगर बढ़ेगा, शुगर किडनीज के फिल्टर्स पे असर करता है और फिल्टर्स को ब्लॉक करता है, तो जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी। यूरिया क्रिएटिनिन पेशाब में कम निकलेगा, यूरिन में कम निकलेगा, और नेचुरली वो ब्लड में बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। नंबर 3 कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, किडनी डैमेज का। और यही नहीं, जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी डैमेज है उनका अगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं अच्छा हो तो वो 5 गुना फास्टर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो अगर आप ब्लड किडनी के राइट। तो मैं ये बता दूं कि अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ डेफिनेटली मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का,
तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, काइंड ऑफ क्योर की तरफ सोचना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट रिवर्सल के लिए सोचना होगा, क्योंकि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो और डायबिटीज़ की वजह से आपका किडनी डैमेज हो रहा है, राइट, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, डायबिटीज़ को रिवर्स करना है कंप्लीटली। क्योंकि डायबिटीज़ रहते हुए आप किडनी को सेव नहीं कर सकते कंप्लीटली। वो आज न कल आपका किडनी डैमेज होगा और अल्टीमेटली आप डायलिसिस के लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का रिवर्सल करिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल मत करिए, क्योंकि ये सारे जितने डॉक्टर्स हैं ये लोग कंट्रोल बताते हैं, और कंट्रोल का मतलब होता है आपका HbA1c 7 के अराउंड रहेगा, उसी को ये लोग अच्छा कंट्रोल मानते हैं। इसलिए ये सब चक्कर में मत रहिए, डायबिटीज़ को आप ठीक कीजिए। जब तक डायबिटीज़ के आप पेशेंट हो तब तक आपको सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं ही हैं, डेफिनेटली रहेंगे, और आपकी डेथ होगी डेफिनेटली प्री मैच्योरली होगी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, शुगर को कंट्रोल नहीं करना है, नॉर्मलाइज करना है। और नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है? 70 to 110, राइट। तो 70 to 110 का जो रेंज होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, या पीपी भी अगर हम मान लें तो 140 के ऊपर नॉर्मली हम मानते हैं प्री डायबिटीज़, 200 के ऊपर मानते हैं हम डायबिटीज़। तो आपको ट्राई ये करना है कि आपका पीपी जो है वो 140-150 के ऊपर ना जाए। ये अप्रोच आपको लेना होगा, तभी आप डायबिटीज़ के पेशेंट होते हुए आप अपनी किडनी को बचा पाओगे। क्योंकि किडनी आपकी तभी बचेगी जब आप डायबिटिक नहीं रहोगे। डायबिटिक रहते हुए आप अपनी किडनी को बचा नहीं सकते हो। ये लोग डॉक्टर मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं आप सभी को, है ना। डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, करेक्ट करना है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करना है, करेक्ट करना है। अगर हाइपरटेंशन की वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके आप क्रिएटिनिन को कम नहीं कर पाओगे, किडनी फंक्शन आपका इम्प्रूव नहीं करेगा। आपको डाइट को सही करना पड़ेगा, क्योंकि गलत डाइट की वजह से ही आपका हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ आया। और आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेकर के आप ब्लड प्रेशर को 150-160 वाला रेंज जो ब्लड प्रेशर होता है आपका सिस्टोलिक, आप उसको 120-130 कर सकते हो 3-4 मेडिसिन खाकर। बट अगर आपका क्रिएटिनिन 1.9-2 के अराउंड हो गया है, तो आप मेडिसिन खा करके भले ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपका क्रिएटिनिन फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। ये डॉक्टर हालांकि बोल रहा है कि क्रिएटिनिन आपका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा वो रिड्यूस। वो जितना डैमेज है उतना हो गया। अब वहाँ से आपका बेसिकली बहुत होगा तो वो इंक्रीमेंट नहीं आएगा, बहुत बढ़ेगा नहीं क्रिएटिनिन वहाँ से, क्योंकि आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्रिएटिनिन बढ़ता भी है समय के साथ, क्योंकि ब्लड प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी आपकी डैमेज हुई नहीं थी। बॉडी में जो हमेशा मैं बात करता हूँ ना, वो इन्फ्लेमेशन की बात करता हूँ। तो आपकी डाइट में जो भी कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा है उसकी वजह से बॉडी में, और जो भी जितने जंक फूड आप खा रहे हो उसकी वजह से बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है, और वो इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। ब्लड प्रेशर का नंबर तो एक अपना एक जगह है ही, उसकी वजह से तो डैमेज हो ही रहा है, बट कई बार डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन भी डैमेज कर रहा है। तो आप ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन खा रहे हो वो सिर्फ ब्लड प्रेशर के नंबर को कम कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर रहा है। तो इन्फ्लेमेशन आपका चलता रहेगा, तो क्रिएटिनिन जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने हॉल्ट कर दिया, डिजीज प्रोसेस को रोक दिया, वो हॉल्ट एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन आपका है वो डाइट से आ रहा है, तो ड्रग्स लेकर आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, राइट। इसलिए आपकी ये सारी डिजीज़ जो है ना क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव हो जाती है। किडनी डिजीज़ कभी भी आप देखोगे कि किसी भी पेशेंट का किडनी डिजीज़ बढ़ता ही चला जाता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। जिस स्टेज पे आप डायग्नोज करते हो वहाँ से वो प्रोग्रेस करते चले जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 CKD में चले जाएंगे, स्टेज 4, स्टेज 5 में चले जाएंगे, एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको बोलते हैं, है ना, जहाँ पे हफ्ते में 3 बार आपको डायलिसिस लेना पड़ता है, राइट। तो इसलिए इन डॉक्टर्स को मत सुनो, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता है समझ में, है ना। इनको जिस तरह से पढ़ाया गया है ये बस उसी तरह से सोचते हैं। मुझे जिस तरह से पढ़ाया गया मैं सिर्फ उस तरह से नहीं सोचता हूँ। मैं
एक डिफरेंट एक अप्रोच भी लेकर चलता हूँ और शुरू से चला हूँ, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ की बहुत फ़िक्र थी शुरू से ही। मैं अपनी बॉडी पे, अपने हेल्थ का रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखना चाहता था, करना चाहता था, और उसके वजह से कई चीज़ें मैंने सीखी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि हमें मेडिकल लिटरेचर जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। उस चीज़ को मैं एक्चुअली उसको एक्नॉलेज किया मैंने। ये लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये लोग खुद के हेल्थ पे कभी काम नहीं किए उस तरह से पर्सनल लेवल पे। इसलिए इनके पास वो एक्सपर्टीज़, वो स्किल नहीं आ सकता कभी भी, कितना भी डीएम और ये सब सुपर स्पेशलिटी ये सब कर लें। है ना? जो स्किल मेरे पास आया है, 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मेरा खुद की बॉडी पे, जो मैंने खाया है पहले, और अब मैंने बंद कर दिया वो चीज़ को खाना। तो मुझे पता है कि किस डाइट को, किस खाने को लेने से और नहीं लेने से क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बहुत कुछ मुझे सिखाया है। ये वो सारा एक्सपीरियंस इन डॉक्टर्स के पास कभी नहीं आ सकता है, कितनी भी पढ़ाई कर लें वो। ठीक है? तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि आप अगर क्रिएटिनिन, ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करके क्रिएटिनिन को डाउन नहीं कर सकते हो। इस बात को याद रखना। आप शुगर को कंट्रोल करके क्रिएटिनिन को डाउन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल का जो मीनिंग होता है ना, वो बहुत वेग है। अगर मेरा 161 ब्लड, 160/100 ब्लड प्रेशर था और 150/90 हो गया, तो ये भी एक कंट्रोल ही है। बट क्या ये इनफ है हमारे क्रिएटिनिन को कम करने के लिए? नहीं। ठीक है? शुगर हमारा 250-300 रहता था, अब मेरा 200-220 रहता है। ये भी एक कंट्रोल है, पहले से कम कम हो गया डेफिनेटली। बट क्या ये इनफ है हमें कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए? नहीं। क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करना होता, डायबिटीज़ को रिवर्स करना होता है। और वो रिवर्स तभी होगा जब आप लो कार्बोहाइड्रेट कीटो कार्निवोर डाइट को फॉलो करेंगे, जिस डाइट के बारे में मैं हमेशा ही बताता हूँ, और ये चैनल मेरा एक्सक्लूसिवली उसी डाइट के अराउंड रिवॉल्व करता है, सारे कंटेंट्स। ठीक है? उस चीज़ को समझना है, उसके लिए मेरे से कंसल्टेशन भी लेना है, और उसके लिए मेरे ट्रीटमेंट प्लान के अंदर एनरोल होना है। राइट? के बीमारी वाले मरीज को कुछ ना और करें, सिर्फ उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन इम्प्रूव हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को वो इम्प्रूव नहीं होता है, वो मैंने बता दिया। राइट? क्योंकि यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता है। एंटायर जो पूरा मेटाबॉलिक एक मिलियो है, एनवायरनमेंट है बॉडी के अंदर जो बना हुआ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, उसको आप मेडिसिन से करेक्ट नहीं कर पाते हो। इसलिए यूरिया क्रिएटिनिन में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ये सारे पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन खाने के बाद किसी भी तरह से वो रिडक्शन नहीं देखते हैं क्रिएटिनिन में। ऐसा नहीं होता है। एक बार आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आप फर्दर उसको बढ़ने से टू सम एक्सटेंट रोक सकते हो मेडिसिन खाते हुए, लेकिन वो रिड्यूस नहीं होगा अगर वो क्रिएटिनिन बढ़ा है आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से। एक्यूट किडनी फेलियर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, आपका क्रिएटिनिन 9 और 10 के अराउंड भी चला जाता है, और उसे ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। तो वो अपने आप ही क्रिएटिनिन डाउन होता है, जैसे जैसे आपका इन्फेक्शन जाता है किडनी रिवर्स होता है। आप एक उस रिकवरी में टाइम लेता है नॉर्मल, वो आपका जो कोर्स है एक्यूट रीनल फेलियर का जो कोर्स होता है, उसको रिवर्स होने में 1.5-2 महीने लगते हैं। वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में, और क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके क्रिएटिनिन को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये इतना ही पॉसिबल होता तो किसी भी पेशेंट को आप डायलिसिस वाले फेज में जाने से रोक पाते। है ना? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए किसी भी पेशेंट को आप लोग, आपके जैसे डॉक्टर्स, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। सारे पेशेंट आप लोगों के डायलिसिस के लिए जाते हैं। है ना? लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। और राइट? कंट्रोल करने की अच्छी दवा है। रिवर्स नहीं हो रहा है कुछ भी, ना ब्लड प्रेशर हो रहा है हमारा और ना ही डायबिटीज हो रहा है। कंट्रोल का मीनिंग बहुत होता है, जैसे मैंने बताया। हाँ, 180 ब्लड प्रेशर रहता था, मेरा 160 रहता है, ये भी एक कंट्रोल है। ये गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल है अपनी बॉडी में
जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हम इम्प्रूव करके नॉर्मलाइज करें, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखें, ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखें। ये हमारा गोल है। हमारा गोल कंट्रोल नहीं है। आप लोगों ने गलत टारगेट रखा है अपने पेशेंट के सामने, मिसलीड कर रहे हैं आप लोग। मैल प्रैक्टिस है, मेडिकल मैल प्रैक्टिस। ब्लड प्रेशर की जो हम टारगेट करते हैं किडनी के पेशेंट्स में, वो 120 या 130 सिस्टोलिक करते हैं। 150 या 140 भी हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो अगर आपने क्रिएटिनिन को कम रखना है तो यूरिया, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। नॉट कंट्रोल, कंप्लीट रिवर्सल चाहिए। मैंने बताया कंट्रोल से काम नहीं बनेगा, है ना। रिवर्स करिए। डायबिटीज का सिचुएशन है तो उस डायबिटीज के सिचुएशन को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। आप अपनी बॉडी से डायबिटीज का जो एग्जिस्टेंस है ना उसको हटा दीजिए, तभी पॉसिबल है। हाइपरटेंशन है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 150-160 रहता है सिस्टोलिक और आप मेडिसिन खा रहे हो, आप अपनी डाइट को ठीक करो, लो कार्बोहाइड्रेट कार्निवोर डाइट को करो, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो। ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो आपकी मेडिसिन बंद होगी, और जब मेडिसिन बंद होगी वो हुआ रिवर्सल, और तब जाकर आपका क्रिएटिनिन इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो मेडिसिन के बंद होने से नहीं हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपने डाइट को करेक्ट किया, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी इम्प्रूव किया। सिर्फ ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब आपका एलिविएट होगा, आपने रिमूव किया डाइट को सही करने के बाद, तो आपका किडनी का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो गया, और उसके इम्प्रूवमेंट की वजह से क्रिएटिनिन आपका डाउन हो गया। ये मैजिक होता है डाइट को बदलने का, जो आप डॉक्टर्स को समझ नहीं आता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन लीकेज। किडनी की बीमारी का बहुत अहम कारण होता है प्रोटीन लीकेज, और जितना दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस दिस इज। प्रोटीन का लीकेज जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड किडनी फंक्शन का एक साइन है, ये कारण नहीं है प्रोटीन डैमेज का। अगर आप तीसरा कारण अगर ये बोले होते कि पेन किलर्स, एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो बहुत लोग किसी भी क्रॉनिक पेन के लिए खाते रहते हैं, वो एक कारण बन सकता है। प्रोटीन लीकेज कोई कारण नहीं है। किडनी आपकी खराब हुई है इसलिए प्रोटीन लीक कर रहा है, वो साइन है, नॉट अ कॉज। राइट। हे भगवान, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता है। बेसिक्स पूरा हिला हुआ है दोस्त, पूरा हिला हुआ है इन लोगों का। कुछ भी समझ में नहीं आता है इन लोगों को, क्या होता है डैमेज, कैसे डैमेज होता है। प्रोटीन लीकेज से डैमेज नहीं होता किडनी। प्रोटीन लीक कर रहा है इसका मतलब ऑलरेडी आपकी किडनी डैमेज है, इसलिए लीक कर रहा है प्रोटीन। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कारण से आपका प्रोटीन लीक कर रहा है। किडनी का कौन सा डिजीज हुआ जिसकी वजह से लीक कर रहा है। हो सकता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो सकता है कुछ ऑटो इम्यून डिजीज चल रहा हो। सारा कुछ देखना पड़ेगा आपको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, राइट, क्या है, कौन सा प्रोटीन यूरिया है, ग्लोमेरुलर रेंज वाला है, ट्यूबुलर वाला है, बहुत कुछ आता है इसमें। मैं डिटेल में ये सब बनाऊंगा एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए, जो भी 159 रुपीज़ मुझे पे कर रहे हैं मंथली, उनके लिए मैं बनाऊंगा पूरा यूरिन का एनालिसिस, पूरे ब्लड पैरामीटर्स का एनालिसिस किडनीज के रिगार्डिंग। उफ। ज़्यादा प्रोटीन लीक होगा उतनी फास्टर किडनी डिजीज बढ़ेगी। तो आपने नहीं नहीं नहीं, जितने ज़्यादा रेट से आपकी किडनी डैमेज होगी उतना ज़्यादा प्रोटीन लीकेज बढ़ेगा। प्रोटीन लीकेज से किडनी डैमेज का कोई लेना देना नहीं है। प्रोटीन लीकेज ये बता रहा है आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है। ये नहीं होता कि प्रोटीन लीक कर रहा तो आपकी किडनी डैमेज हो रही है, नहीं। किडनी तो आपकी डैमेज है ऑलरेडी, तभी प्रोटीन लीक कर रहा है। एक हेल्दी किडनी में कभी भी प्रोटीन लीक नहीं करेगा, आप कितना भी प्रोटीन खा लो। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बिल्कुल लीक नहीं करेगा, बस करता है, बस बहुत कम रेंज में रहता है, उसे हम नॉर्मल मानते हैं।
तो प्रोटीन का लीक होना ये बता रहा है कि आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है, डैमेज कर नहीं रहा है भगवान। उफ। प्रोटीन लीकेज को कम करना है, तो ये कैसे करें? इसके लिए प्रोटीन लीकेज को कम किया जाएगा डाइट को इम्प्रूव करके। क्या कारण है आपको देखना पड़ेगा। अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो आप डाइट को इम्प्रूव करेंगे, लो कार्ब कीटो कार्निवोर डाइट करेंगे, उससे आपका जो इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यून ट्रिगर है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव कर जाता है और आपकी डिजीज जो है रेमिशन में जाने लगती है। तो किडनी डैमेज जो इंसल्ट है वो फर्स्ट प्लेस पे आप रोकते हो, और तब जाकर आपका जो लीक है, प्रोटीन लीक, वो बंद होता है। तो डायरेक्टली आप प्रोटीन लीक के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप डिजीज के लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो, है ना। और हालांकि ड्रग्स आते हैं जो प्रोटीन लीकेज को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स, है ना। टेलमिसार्टन, इर्बेसार्टन, लोसार्टन, ये सारे ड्रग्स होते हैं। रेमिप्रिल, ये सब एस इनहिबिटर्स में। तो ये सब डायरेक्टली आपके प्रोटीन लीक को डेफिनेटली कम करते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल रहा है। बेसिकली आप साइंस पे काम कर रहे हो, सिम्टम साइंस पे काम कर रहे हो। प्रोटीन ज़्यादा लीक हो रहा है तो आप प्रोटीन लॉस को आप रोक रहे हो टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। अगर वो डैमेज ऑलरेडी है तो आप डैमेज को रोक नहीं पाओगे इस ड्रग्स को लेने से, है ना। तो अब यहाँ पे एक और जो रॉन्ग मेडिकल, वेरी बैड मेडिकल एडवाइस देते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, कि वो प्रोटीन बोलते हैं कि कम खाओ। ऑलरेडी आपके किडनी के थ्रू प्रोटीन लूज कर रहे हो आप, प्रोटीन लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर डाइट में आप प्रोटीन कम खाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन लीक आपका बंद हो जाएगा, प्रोटीन लीक होगा, है ना। लॉस ज़्यादा है तो आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि प्रोटीन इतना ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, रिपेयर वर्क के लिए, सब कुछ के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जितने टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं उनका रिपेयर नहीं होगा। क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सारे जितने पेशेंट्स होते हैं किडनी के, इनको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत होता है ना। इनका मसल लॉस, टिश्यू लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वीक हो जाते हैं ये लोग, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है इन लोगों का। तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो तो आपको प्रोटीन का इंटेक हमेशा सफिशिएंट रखना होगा। और आप मेरी मानो तो एक एवरेज जो एडल्ट इंटेक होता है जो ले रहे हैं लोग, उससे कहीं ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट को आप लोग नॉर्मल आइडियल इंटेक मानते हो, उससे ज़्यादा लेना पड़ता है आपको प्रोटीन को। और उससे ज़्यादा जब लोगे तभी आपका ये सिचुएशन इंप्रूव करेगा, अगर आप ओवरऑल डाइट को इंप्रूव करते हो। जिस डाइट की मैं बात कर रहा हूँ उसको कार्निवोर डाइट बोलते हैं, राइट। तो प्रोटीन लीक को सिर्फ कम कर देना सोल्यूशन नहीं है, आपको बीमारी को ठीक करनी होगी। ये जो एस इनहिबिटर्स और एआरबी जो काम कर रहा है, ये सिर्फ प्रोटीन लीकेज पे काम कर रहा है, राइट। इससे काम नहीं बनेगा आपका। ये बहुत ही सरल दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर। तो ये आई एम श्योर अगर आप अपने किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अंडर सुपरविजन इसको शुरू करनी चाहिए, और धीरे धीरे वो दवाइयाँ ये बढ़ाते हैं जो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती हैं और साथ साथ प्रोटीन लीकेज भी कंट्रोल करती हैं। तो ये जब देखा कि कंट्रोल करती हैं, देखिए यहाँ पे भी फिर कंट्रोल आ गया। कंट्रोल से कुछ भी नहीं होगा, कंट्रोल से आप कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल नहीं करना है, रिवर्स करना है। और रिवर्सल के लिए आपके पास अगर पेशेंट गए हैं तो उनको मेरे पास आ जाना चाहिए इस वीडियो को देखते हुए। जैसे ही मेरे पास आएंगे उनकी कंडीशन जो है रिवर्स होगी, कंट्रोल नहीं, राइट। है कि जैसे ही प्रोटीन लीकेज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, अगर हम दोनों को टारगेट करें तो किडनी की प्रोग्रेशन 1/10 पे आ जाता है, यानी द 10 टाइम्स स्लोअर रेट ऑफ प्रोग्रेशन है। तो कि यूरिया क्रिएटिनिन कम करने का एक बहुत स्लोअर रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, बट प्रोग्रेशन है। दैट्स वाई यू पीपल कॉल इट क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेडिकल कंडीशन, है ना।
स्लो डाउन नहीं करना है, हॉल्ट करना है, कंप्लीटली रोक देना है उस चीज़ को। और उस चीज़ को आप कैसे रोकोगे? मेटाबॉलिक डॉक्टर के सुपरविजन में ही कर पाओगे ये काम, क्योंकि आप मेडिसिन भी खा रहे हो, तो मेडिसिन की भी डोजिंग को सही करना होगा। तो देखना पड़ेगा कितने डोज में आपकी चल रही है। वो सब कौन करेगा? डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट करेंगे नहीं, एक डॉक्टर की सुपरविजन चाहिए। और आपको यहाँ पे मिलता है दोनों चीज़, राइट? एक न्यूट्रिशनिस्ट का भी, डाइटिशियन का भी आपको एक सर्विस मिलेगी, और आपको एक डॉक्टर का भी मिलेगा। 2 in 1। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है किसी भी पेशेंट के लिए, राइट? अच्छा चार ये भी है। नेक्स्ट हम आएंगे डाइट, और डाइट पे सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है कि किडनी का पेशेंट क्या डाइट। डाइट का सबसे ज़्यादा मिस कॉन्सेप्शन इसलिए है क्योंकि आप जैसे मेडिकल डॉक्टर्स को लोग सुन रहे हैं अभी भी, और इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियो आपका मैं मानता हूँ 3 इयर्स पहले का है, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके 3 सालों में, इन 3 सालों में आपने अपने व्यू पॉइंट को चेंज किया होगा, या आप बहुत ज़्यादा ओपन हो गए होगे लो कार्ब या डाइट के रिगार्डिंग। ऐसा तो है नहीं। मैं इसलिए आपके इस वीडियो को क्रिटिक के लिए मैंने चुना, क्योंकि आपके वीडियो के थ्रू मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा रॉन्ग हो, कितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन लेवल पे, है ना? इसलिए मैं बना रहा हूँ। वो 10 साल पुराना भी होगा तो मैं पकड़ के बनाऊंगा, क्योंकि इन 10 सालों में भी आप लोगों का ओपिनियन चेंज नहीं होगा कभी भी, कितना कुछ भी हो जाए। डाइट ले ताकि उसका यूरिया क्रेटिनिन कम हो। तो इसमें हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ, यानी बीच का रास्ता जो है हमेशा ठीक रहता है। वो देखना पड़ेगा, गौतम बुद्ध ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला उस कॉन्टेक्स्ट को आप यहाँ से रिलेट मत करो। ये न्यूट्रिशन का जो एक स्पेस है, यहाँ पे मिडिल पाथ वर्क नहीं करता। यहाँ पे एक्सट्रीम चाहिए होना होता है आपको, एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ेगा, और वो एक्सट्रीम एंड होता है कार्निवोर डाइट। कार्निवोरी पे उतरनी होगी आपको, खुद को उतारना पड़ेगा कार्निवोरी पे, राइट? ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर अक्सर ये देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में, जो है हमारे देश के पेशेंट्स जब वो आते हैं वो प्रोटीन खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं कि भाई क्रेटिनिन कम हुआ। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कुछ हद तक प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन एक डिफेंस। अरे कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक ज़रूरी है ना? और इसी प्रोटीन और फैट के इंपॉर्टेंस को मैं हमेशा ही बताता हूँ। मैकेनिज्म है जो आपकी डिफेंस इम्यूनिटी को बोल्स्टर करता है, और साथ साथ जो डैमेज टिश्यूज है उसको रिपेयर करता है। तो अगर आप प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली आपका टेम्परेरीली तो यूरिया क्रेटिनिन कम होगा, क्योंकि जब प्रोटीन लिवर में जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, यूरिया क्रेटिनिन बनेगा ही नहीं। तो अगर आप हकीम, वैद्य या इस तरह के टाउट्स के पास जाते हैं, वो आपको खुश करने के लिए क्या करते हैं, आपकी प्रोटीन डाइट से बिल्कुल बंद कर देते हैं, घी या लौकी तौरी पे डाल देते हैं। तो टेम्परेली तो आपका प्रोटीन कम होगा, लेकिन आगे जाके क्या होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पिछले 30 साल में देखा है कि ये पेशेंट्स की बॉडी। हालांकि आप लोग भी कुछ वैसा ही काम कर रहे हो, है ना? आप लोग उससे कुछ अलग नहीं। यू गाइज आर नो डिफरेंट फ्रॉम देम। इतनी कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है कि इनको इन्फेक्शंस होते हैं, और जहाँ इन्फेक्शन मरीज़ को हुआ वो किडनी पे एकदम से प्रेशर डालता है, और जो किडनी शायद 5 साल चलनी थी, 6 साल चलनी थी, वो कम 6 महीने में ही फेल हो जाती है। तो क्या करें, दूसरे एक्सट्रीम पे है जो वेस्ट। अगर वो पेशेंट आप जैसे डॉक्टर्स के सुपरविजन में होगा तो सिर्फ 5 साल चलेगी। अगर
क्वैक्स के सुपरविजन में होगा तो 5 महीने 6 महीने चलेगी। अगर मेरे जैसे डॉक्टर के सुपरविजन में होता तो जब तक उसकी ज़िंदगी होती तब तक उसकी किडनी चलती और तब तक चलेगी, है ना। देखिए फ़र्क यही फ़र्क है। आपका टारगेट है 5 साल 6 साल, क्योंकि आपको पता है ये स्लोली प्रोग्रेसिव क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ अब। मैं भी पहले माना करता था जब मैं मेडिकल स्टूडेंट हुआ करता था, जब मैं एमबीबीएस की किताबें पढ़ रहा था, है ना। और उसके बाद जब से मैंने डीएनबी स्टार्ट किया तो ऑनलाइन पेशेंट्स वगैरह डाइटरी इंटरवेंशन के थ्रू पेशेंट को ठीक करना शुरू किया, तो डीएनबी कोर्स के दौरान ही मेरा जो है माइंडसेट चेंज हो गया, व्यू पॉइंट बदल गया उसी समय से। और तब से मैंने सोच लिया कि अब फर्दर मैं कोई एकेडमिक्स को परसू नहीं करूँगा, किसी तरह की कोई डिग्रीज कुछ नहीं लूँगा अब, क्योंकि कोई मतलब नहीं है सब डिग्रीज का, है ना। वेस्टर्न डाइट है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, इसमें कोई शक नहीं कि वो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर नॉनसेंस, एब्सोल्यूट रबिश। में एग फिश चिकन मीट खाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। एग फिश चिकन मीट कोई खाता है तो हमेशा ब्रेड राइस रोटी इनके साथ ही खाता है। सिर्फ एग फिश चिकन मटन कोई नहीं खाता इस तरह से, खा भी नहीं सकते कोई। दिन में 4 बार कोई इस तरह से नहीं खा सकता। वो दिन में 3 बार 4 बार इसलिए उस तरह से खाते हैं क्योंकि उनका अमाउंट बहुत कम होता है, एग्स का, फिश का, चिकन का, मटन का, क्योंकि बल्क जो है उनकी डाइट में स्टिल कार्बोहाइड्रेट। और इस तरह की डाइट को आप बोल रहे हो नॉन वेजिटेरियन, तो ये प्रॉब्लम है। ये तो नहीं खाना चाहिए डेफिनेटली इस तरह से, क्योंकि 3 से 4 बार आप अगर राइस के साथ इतने इतने नॉनवेज को खाओगे, इतने इतने मीन्स स्मॉल अमाउंट में खाओगे, तो कार्ब्स और फैट को आप इंक्लूड कर रहे हो। ये एब्सोल्युटली डेट्रीमेंटल है आपके हेल्थ के लिए। डैमेज होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा आपकी बॉडी के अंदर, डायबिटीज़ ओबेसिटी ये सब कुछ होगा, हो सकता है कैंसर भी हो जाए। ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिर्फ राइस वीट आई मीन आपको ये सब राइस वीट नहीं खाना है। आपको सिर्फ चिकन एग फिश मटन खाना है। दिन में 1 से 2 बार खाइए सिर्फ, वही एनफ है आपके लिए। जैसा मैं हमेशा खाता हूँ, मैं 1 मील अ डे करता हूँ, एक बार से ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ पूरे दिन भर में। तो इस तरह से आप अगर खाएंगे देन डेफिनेटली आपको बीमारी नहीं होगी, और बीमारी होगी तो वो ठीक भी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एग फिश चिकन मटन पूरे दिन खा रहा है। वो पूरे दिन अगर खा रहा है उस चीज़ को तो वो राइस रोटी ये सब के साथ खा रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम। दैट इज़ अ हाई प्रोटीन डाइट। लेकिन जो भारतीय डाइट है, जो इंडियन डाइट है, दैट इज़ ऑलरेडी अ लो प्रोटीन डाइट। यानी हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग दाल खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दाल में तो अगर वो हाई प्रोटीन डाइट है तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना। हाई प्रोटीन डाइट को तो मैं यूज़ करता हूँ किडनी डिजीज को रिवर्स करने के लिए। हाई प्रोटीन डाइट प्रॉब्लम नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट इन एंड ऑफ इट सेल्फ डैमेज नहीं कर रहा आपकी किडनी को। कुछ नहीं आता है भाई, इन डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं आता है समझ। बहुत कम प्रोटीन होता है चावल में, वीट में एक बहुत कम प्रोटीन है। तो जो एवरेज प्रोटीन इनटेक अगर आप साइंटिफिक तौर पे हमसे पूछें तो 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी है। जो अगर कोई भी वेजिटेरियन आदमी है उसमें उतनी ही प्रोटीन जा रहा है। तो प्लीज़, और शाकाहारी लोगों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप प्रोटीन की मात्रा को फर्दर रिड्यूस नहीं करें, क्यों आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। हाँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फर्दर रिड्यूस तो नहीं, अरे आपको बढ़ाना है प्रोटीन। और आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियनिज्म को छोड़ना है। नॉन वेजिटेरियन अगर हो भी तो आप अपने राइस रोटी ये सब के अमाउंट को आप कम करते हुए आप बंद करो उसको। ये सब खाने की चीज़ नहीं है, ये सब रोटी चावल ये सब बंद करो खाना, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बंद करो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। ये सब डॉक्टर्स के ट्रैप में चले जाओगे तुम लोग। वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन की तो कमी हो ही रही है, और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही है तुमको।
इसलिए वेजिटेरियनिज्म को छोड़ो, कार्निवोर डाइट को अडॉप्ट करो, वही सॉल्यूशन है तुम्हारे डिजीज का। इसमें बड़ी क्लियर रिसर्च आई है कि पिछले साल 2019 में ये लैंडमार्क पेपर, साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ। उन्होंने दो ग्रुप्स को कंपेयर किया, एक प्योर शाकाहारी और एक प्योर नॉन वेजिटेरियन लोग, मांसाहारी लोग। ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है, पहली बात। प्योर मांसाहारी कुछ नहीं है इंडिया में, ये बस थियोरिटिकल है। इंडिया में प्योर मांसाहारी का मतलब होता है मटन 2 पीस लेंगे और एक थाली चावल लेंगे। थाली में 3 से 4 पीस मटन होगा और फिर 6 से 8 चपाती होगा। ये होता है प्योर मांसाहारी। ये कहाँ से मांसाहारी हो गया? मांसाहारी होने का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ मीट, एग, फिश खा रहे हो। ऐसा कोई नहीं खा रहा है इंडिया में, और जो खा रहा है वो मेरी तरह हेल्दी है ना? जो खा रहा है इस तरह से, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं रोटी चावल नहीं खाता हूँ, तो देख लो कितना फर्क है मुझ में और बाकी डॉक्टर्स में, खुद ही समझ आएगा। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं था। जब वैसा कोई ग्रुप ही नहीं था तो वैसे स्टडीज का कोई मतलब नहीं है। जो मांसाहारी ग्रुप थे वो रोटी राइस खा रहे थे, और जो वेजिटेरियन थे वो भी रोटी राइस खा रहे थे, और रोटी राइस ही प्रॉब्लम है। तो वैसे स्टडीज का कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये देखा जो शाकाहारी लोग थे उनका यूरिया क्रिएटिनिन कम हुआ। तो अगर आप मांसाहारी हैं तो मैं आप यूरिया क्रिएटिनिन का कम होना हेल्दी नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना कि मुझे इसको वैल्यू को कम करना है, वो ये नहीं बताता कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो गई या किडनी फंक्शन आपका बहुत इंप्रूव कर गया। प्रोटीन कम खाओगे, यूरिया आपका कम हो जाएगा। लो प्रोटीन डाइट पे आपका मसल मास आप लूज करोगे, आपका क्रिएटिनिन भी विथ टाइम लो हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है आपका किडनी का फंक्शन इंप्रूव कर गया। बहुत सारे क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट का क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल रेंज में चला जाता है, क्योंकि अब उनके पास मसल मास ही नहीं है जो क्रिएटिनिन उनका बढ़ेगा ब्लड में। क्योंकि वो क्रिएटिनिन, जैसा मैंने बताया, वो क्रिएटिन से आ रहा है। क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, हटा दो पेशेंट को डायलिसिस से। ऐसा करते हैं कोई? नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी का और भी काम है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिनिन को वो एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स, पॉइजन्स को भी रिमूव कर रहा है जो डायलिसिस से ही रिमूव होगा। क्रिएटिनिन तो आपका नॉर्मल है, तो आप डायलिसिस बंद कर दोगे पेशेंट का? नहीं करोगे ना, क्योंकि जो वेस्ट है उसका रिमूवल होना है। सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन नहीं है वेस्ट में हमारा। भगवान, इन लोगों के पास कुछ है भी कि नहीं यहाँ पे? ब्रेन मैटर कुछ भी नहीं। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड स्विच ओवर टू अ वेजिटेरियन डाइट, प्रिडोमिनेटली वेजिटेरियन। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल प्रोटीन छोड़। एब्सोल्यूट रबिश, गार्बेज। कभी नहीं करना है ये काम। आपको स्विच करना है हमेशा कार्निवोर डाइट की तरफ। छोड़ दें। हाँ, आप डेली एक अंडा खा सकते हैं, एग वाइट ज़रूर लें महीने में। नॉट एग वाइट्स, ऑलवेज एग यॉक्स। और जितना खा सकते हैं उतना खाएं। आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं उतना करें। मैं 32-36 एग्स टॉलरेट कर लेता हूँ एक दिन में आराम से, वो भी 1 गो में। तो मैं उतना खाता हूँ, और आज से नहीं, लास्ट 15 to 16 ईयर से उस तरह से मैं खा रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हफ्ते में एक आध बार चिकन खा लें, लेकिन ये नहीं कि रोज़ चिकन फिश। क्या प्रॉब्लम है रोज खाने में? उसी को कार्निवोर डाइट बोलते हैं, वही काम करना है आपको। आप डेली नहीं खा रहे हो नॉनवेज फूड, जो आपका एक्चुअली फूड है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आप सभी को। इसलिए आपको खाना है, चिकन खाओ, एग्स खाओ, फिश खाओ, मटन खाओ, रोज खाओ। अगर नहीं खा रहे हो तो ठीक है, फास्ट कर लो, चलेगा। बट खाना वही है तो उसी को खाना है ना। जब हमारा खाना ही वो है तो हम कुछ और क्यों खाएंगे? हमारा तो वो फूड है। मीट, एग्स, ये फूड है हमारा।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर हम उसको रोज खाएं तो? प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? वही सॉल्यूशन है, वही अप्रोच टू हीलिंग है, वही राइट पाथ है हमारे लिए, जो आप डॉक्टर्स को बताना चाहिए, जो आप लोगों के पास कॉम्पिटेंस नहीं है, क्वालिफिकेशन है बस। शायद खाना है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करेंगे तो जो प्लांट प्रोटीन्स हैं उनसे कम यूरिया क्रेटिनिन बनता है। तो प्लीज़ नोट कि अगर आप अरे यार, मैंने बता दिया इस चीज को कि यूरिया क्रिएटिनिन का कम बनना अच्छा नहीं होता हमेशा। यूरिया क्रिएटिनिन प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टली बॉडी के लिए, यूरिया न्यूट्रल है। जो एक्चुअली टॉक्सिक है वो अमोनिया है, और आपकी बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेती है अगर आपका लिवर हेल्दी है तो। ऑब्वियसली हेल्दी है, किडनी डिजीज के पेशेंट का लिवर ठीक ही है। तो यूरिया और क्रिएटिनिन डायरेक्टली आपकी बॉडी में कोई ट्रबल नहीं कर रहा है कि हमें उसके लेवल को कम करना है। उसके लेवल को देखते हुए हम किडनी फंक्शन को एसेस करते हैं, एज अ मार्कर उसे यूज करते हैं कि कहीं किडनी डैमेज तो नहीं हो रहा है अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो। लेकिन उसका हमेशा बढ़ना कोई किसी प्रॉब्लम को नहीं बताता है, या उसका हमेशा घट जाना ये कोई हेल्थ साइन नहीं है, राइट? यूरिया क्रेटिनिन को कम रखना है तो प्लांट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। यूरिया क्रिएटिनिन को कम रखना कोई टारगेट नहीं है हमारे लिए, इसी बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको टारगेट रखना है कि आपको अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना है, ये टारगेट रखना है आपको, अपने डिजीज को रिवर्स करना है। अगर डिजीज आप नहीं हो तो आपको प्रिवेंट करना है फ्यूचर में, राइट? ये टारगेट होना चाहिए। ये क्या टारगेट है कि यूरिया क्रिएटिनिन को बढ़ने नहीं देना है या कम रखना है? ये कोई टारगेट होता है? ये तो रिडक्शनिस्ट हो आप लोग, इसलिए इस तरह से सोचते हो। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आप लोग की चली गई है किताबी कीड़ा बनने की वजह से। एक और डाइट का बहुत अहम कंपोनेंट है नमक। और ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा नमक लेंगे उतना ज़्यादा हाई प्रोटीन लीकेज होगा यूरिन में और उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर एब्सोल्यूट रबिश, नॉनसेंस, गार्बेज। भी बढ़ता है। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है तो कम नमक का इस्तेमाल करें, और वो भी साधारण जो टाटा का आयोडाइज सॉल्ट जो एब्सोल्युटली रॉन्ग। होता है उसका इस्तेमाल करें। लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स पे मत जाएं, क्योंकि लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम ये देखा गया है कि किडनी वाले पेशेंट्स में अगर बढ़े तो सीधा हार्ट को असर करता है। तो इसलिए आप साधारण नमक लगभग 3 से 5 ग्राम का इस्तेमाल करें, और इससे अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो दवाइयों के इफेक्ट है वो भी डबल हो जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ों फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई, और साथ साथ ब्लड टेस्ट करें, और जो आपने बताई उससे पेशेंट की डिजीज जो है प्रोग्रेस करेगी, है ना? और पेशेंट जो है आपके डायलिसिस पे जाएंगे दवा खाते हुए। उस चीज के लिए पेशेंट को रेडी रहना है कि पेशेंट को अपने फेट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर उनको चाहिए कि हाँ भाई मैं दवा खाते हुए गुलाटी जी से मिलूं और डायलिसिस पे चला जाऊं, तो डेफिनेटली आपके एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। और लेकिन किसी पेशेंट को लगता है कि नहीं, मुझे खुद को डायलिसिस से बचाना है, तो मेरे पास आना चाहिए। वो पेशेंट की चॉइस है, वो क्या सोचते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो करेंगे। बट मेरी नज़र में आप बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इस यूट्यूब को यूज़ करके। आप अपने क्लिनिक पे बैठ के तो माल प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो। अपने किडनी के डॉक्टर से संपर्क में रहें। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं डेफिनेटली, इसमें कोई शक किडनी के डॉक्टर के संपर्क में रहने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? बस यही फ़ायदा है कि अगर आप 6 महीने में आपकी जान जाने वाली होगी, हो सकता है आप 3 से 5 साल एक्स्ट्रा जी लोगे, क्योंकि डायलिसिस का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक करना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की सोचो। और जब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोचोगे तो आपको मेरे जैसे डॉक्टर दिखेंगे यूट्यूब पे, है ना?
जो डिजिटल डाइट डॉक्टर है, और वही आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा इन डॉक्टर्स के थ्रू, क्योंकि इन डॉक्टर्स को गलत बता करके सही चीज़ों को मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा पर्पस है। मैं एजुकेट कर रहा हूँ, एक्चुअली लोगों को अवेयर कर रहा हूँ इस तरह से। पर्सनल मेरा किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन ये मेरा तरीका है एजुकेशन का, टीचिंग का, राइट। इसको ओपनली आप लोग एक्सेप्ट करिए। नहीं है हमारे पास आज की डेट में। कुछ कीटो एनालॉग सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो किडनी के पेशेंट्स में यूरिया क्रिएटिनिन को कम कर सकते। ये देख लो, कीटो एनालॉग सप्लीमेंट को बंदा प्रमोट कर रहा है। कीटो डाइट के बारे में इसने अभी तक कुछ नहीं बोला। देख रहे हो कैसे ये लोग फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा ये लोग हमेशा शो करते रहते हैं। कीटो एनालॉग इनको एमआर दे के जाता होगा और उसको देते हैं ये लोग। वहाँ पे इनको डर नहीं लगता कीटो वर्ड से, कीटो है तो। लेकिन कीटो डाइट की बात करो तो ये लोग घबरा जाते हैं, जो एक्चुअली जो डाइट आपकी किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अगर आप ये सिर्फ दवाइयों पर निर्भर करेंगे तो निश्चय वो दवाइयाँ फेल हो जाएंगी। तो अगर आप ये फॉलो करें तो ये आई एम श्योर कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा और आप डायलिसिस से बचे रहेंगे। थैंक यू। यूरिया क्रिएटिनिन को कम करना कोई टारगेट है नहीं हमारा, और यूरिया क्रिएटिनिन को कम करते हुए हम डायलिसिस से नहीं बच सकते। अगर हमारी किडनी डैमेज हो रही है तो मैंने बता दिया, यूरिया क्रिएटिनिन घटते हुए भी आप डायलिसिस पे रहोगे, क्योंकि आपको अदर वेस्ट को बाहर निकालना है, रिमूव आउट करना है ना। और जहाँ तक सॉल्ट की बात है तो मैं सॉल्ट पे बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा, होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे को लाइव करूँगा। सॉल्ट हाइपरटेंशन का लिंक बताऊँगा कि एक्चुअली ये ज़्यादा सॉल्ट लेने से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और सॉल्ट के इंपॉर्टेंस को बताऊंगा। सोडियम के बारे में बात करूंगा डिटेल में। बहुत बढ़िया वीडियो होगा वो। और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे से जुड़ना चाहिए, सारे डॉक्टर्स को ज्वाइन करना चाहिए, मेरे चैनल मेंबरशिप को रहना चाहिए। सारे डॉक्टर्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ड्रग्स के बारे में। देखिए डायबिटीज़ के ड्रग्स पे क्या मैं मतलब कंटेंट बनाया हूँ, लिपिड पैनल टेस्ट पे क्या मेरा वीडियो बनाया हूँ। मतलब वो सब वीडियो को अगर कोई देख लेगा तो मुझे नहीं लगता उतना एकेडमिक्स का कोई भी मेडिकल टेक्स्ट बुक उन्हें हेल्प करने जा रहा है इन सारी चीज़ों को समझने में। कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है ही नहीं। इस लेवल का कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। उसके लिए ज्वाइन करना है और ऐसे ऐसे डॉक्टर से बच के रहना है, और मैं अवेयर करता रहूँगा, ऐसे ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा मेडिकल डॉक्टर्स पे, राइट। बहुत ज़्यादा ये लोग हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के साथ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक क्रिटिक वीडियो के साथ। देखता हूँ नेक्स्ट हमारा कौन होगा, राइट। तो तब तक के लिए आप सभी को, आप अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बिंज वॉच करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्रिटिक वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी और मुझे सपोर्ट करने के लिए so much. Really, really thankful to you all. Bye bye. Take care.